नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी आ गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है डेट। और लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई का वो 22 फरवरी है। तो आप लोग 22 फरवरी से पहले फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा और तैयारी को आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अभी से आपको सीरियस होके और कड़ी मेहनत से अभी से तैयारी अगर करते हैं तो आपका निश्चित रूप से नौकरी निश्चित गारंटी के साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लापरवाही करेंगे तो फिर मिस्टेक हो सकता है, इसलिए तैयारी एक एक पल का सदुपयोग कीजिए। आपकी नौकरी निश्चित है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आता है। ठीक है, कई वर्षों में ऐसा मिलता है मौका, इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जानना है ना, कि कैसे किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है और किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, और उसी बेसिस पे आपको आगे तैयारी करना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर का आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को स्टडी करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में यानी कि ग्रुप डी में आपको टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें कि 25 मैथ रहेगा और 25 साइंस रहेगा। ठीक है, इसमें साइंस ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी से थोड़ा सा साइंस इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें फिर आपको 25-25 कितना हो गया, 50 हो गया। फिर 30 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, और 20 प्रश्न रहेगा जीके और करंट अफेयर से। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइंस का यानी कि ग्रुप डी में अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की बताएंगे, जिसकी आने की पूरी संभावना है। तो आज से क्या स्टार्ट करते हैं ये सीरीज, और ये पहला क्लास है। आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये कैसा लगा क्लास। ठीक है, और आपके रिस्पॉन्स पर भी आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ ये आपको स्पेशल चीज़ बता देते हैं कि जो प्रकाश एवं प्रकाशिकी है, यानी कि लाइट एंड ऑप्टिक्स, इससे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यानी कि अगर मान के चलिए बाकी चैप्टर से अगर 100 प्रश्न आया है, 2022 की बात कर रहे हैं सिर्फ, जो भी लाटेस्ट एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, बाकी चैप्टर से अगर 100 प्रश्न आया है, किसी से 90 प्रश्न चैप्टर से आया है, 120 प्रश्न कहीं से आया है, तो लाइट एंड ऑप्टिक्स से 299 प्रश्न पूछा गया, डायरेक्ट 2 गुना से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से आया है ग्रुप डी में। ठीक है, तो इस चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान रखना है और इसको ज़्यादा आपको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है लाइट एंड ऑप्टिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए, प्रकाश की किरण यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण जो होता है ना, वो परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा है। तो आपतित किरण जो होता है वो ठीक उसी है ना पथ पे वापस परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उसी पथ पे परावर्तित होगा तो उसके बीच बनने वाला कोण है ना 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर अच्छे से समझिए। देखिए, पहले तो ये आपको सेंटेंस याद रख लेना है कि अगर अवतल दर्पण पर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तित किरण उसी पथ से वापस हो जाती है। जैसे इसको यहाँ पर डायग्राम में समझिए। देखिए, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के क्या होता है, जो परावर्तक सतह होता है ये धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है। इस पर क्या कोई किरण आया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र से ऐसे जो गुजर रहा है ना, ये गुजर रहा है, तो ये क्या किया, फिर जो है ना इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। परावर्तित जो होता है इसी पथ पर परावर्तित हो जाता है। तो सेम पथ पे परावर्तित होगा तो दोनों के बीच कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अवतल दर्पण में कोई किरण वक्रता केंद्र से जब गुजरती है ना तो वो परावर्तित किरण जो है ना उसी पथ से वापस हो जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। यहीं से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये चीज़ें फैक्ट्स आपको याद रहता है, ध्यान रहता है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो है वो किरण जो है फिर उसी पथ से गुजर जाती है। ठीक है, इधर से आया, वक्रता केंद्र से गुजरा, फिर उसी से गुजर गया, तो दोनों के बीच कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, दर्पण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ठीक है, अब आपको जैसे ये दर्पण के बारे में बताते हैं, ये डायग्राम से सिर्फ है ना 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में इसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखिए, ये होता क्या है, गोलीय दर्पण होता है ना, कांच का खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण बोलेंगे क्या, देखिए, ये जो होता है ना दर्पण का, ये परावर्तक सतह कहलाता है। ये जो है परावर्तक सतह कहलाता है। और ये जो ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है
ये कहलाता है, ये कलई क्षेत्र होता है ना, कलई सतह होता है, इस पर कलई किया हुआ है। तो जिस पे कलई नहीं किया हुआ था ये परावर्तक सतह हो गया, ठीक है। तो परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ रहता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। परावर्तक सतह उभरा हुआ, जैसे इसमें देखिए परावर्तक सतह ऐसे धंसा हुआ है, तो परावर्तक सतह जो धंसा हुआ रहेगा वो अवतल दर्पण कहलाया, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, तो पहले ये समझ गए, ठीक है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होता है, ये जो रेखा है एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच में जो ये बिंदु है सी, ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहला गया ये। और वक्रता केंद्र और ये जो अब उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण है, तो ये बीच से जो रेखा गुजरती है, और जो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण के जो मध्य बिंदु पर ये काटती है, ये वाला पी, मध्य बिंदु पर जो रेखा जहाँ कटती है ना, वो कहलाता है ध्रुव, ठीक है। तो दो चीज़ समझ गए। तो एक तो हो गया ये वक्रता केंद्र सी, और ये जो मध्य बिंदु जो दर्पण के मध्य बिंदु पर यह रेखा काटती है, ये कहलाता है ध्रुव कहलाता है ना, पी क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है ना, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या कहलाया, ठीक। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये आ जाएगा कि जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, उसको मिलाने वाली जो रेखा है, उसको पूरी रेखा जो है, इसको रेखा जो एक्स वाई है, ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई जो है वो क्या दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, एक्स वाई, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान हो गया आपको, मुख्य अक्ष कहलाता है। अब एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे आता है क्वेश्चन में, क्या कि द्वारक किसे कहा जाता है, इसमें द्वारक किसे कहा जाता है मालूम। तो ये जो परावर्तक सतह है ना, एम एन, इसको यहाँ से यहाँ जो मिलाने वाली एक रेखा होती है ना, ये कहलाता है द्वारक, ठीक है। तो द्वारक से प्रश्न ये आ जाता है कि आपको रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में 2024 में जो हुआ, द्वारक से 2 प्रश्न पूछा गया था। एक बार पूछा था गया था क्या, 2 प्रश्न आ गया था यहीं से कि द्वारक किसे कहा जाता है, तो दर्पण के क्या होता है, परावर्तक सतह के व्यास द्वारक कहलाता है। और ठीक इसी को उलट के एक बार पूछ लिया गया था कि दर्पण के जो परावर्तक सतह का व्यास है वो क्या कहलाता है, तो द्वारक कहलाता है। एक बार पूछा कि इधर से पूछा कि परावर्तक सतह का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। एक बार पूछ दिया क्या द्वारक क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में था कि दर्पण के जो परावर्तक सतह का व्यास जो होता है उसे द्वारक कहा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो आपको सारी चीज़ें समझ गए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। फिर वक्रता त्रिज्या, ये जो डिस्टेंस होता है, फिर ध्रुव हो गया ये, फिर द्वारक हो गया ये वाला, ठीक है, एम एन जो व्यास वाला द्वारक हो गया, और फिर मुख्य अक्ष आपको हो गया जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है ये मुख्य अक्ष कहलाता है ना, एक्स वाई है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो इतना समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन आया था कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो वही होता है क्या, जैसे ये दर्पण था है ना, तो ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का व्यास ये क्या कहलाता है, ये पूछा गया था, ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। दर्पण से बारे में और कुछ जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की क्वालिटी इस प्रकार है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक। तो याद रखना है, अवतल दर्पण में क्या वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। वहीं उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी। फिर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी का मतलब होता है कि बिंदु जो आने वाली रेखा है ना, किसी एक बिंदु पर जाके केंद्रित हो जाता है, ये अभिसारी कहलाता है। और अपसारी क्या होता है, जब आने वाली रेखा क्या होता है, ऐसे छितरा जाता है, ठीक है, एक बिंदु पर न बल्कि छितरा जाएगा ऐसे, तो ये अपसारी कहलाता है ना, अपसारी फैल जाता है किरणें, तो अपसारी कहलाता है। तो अभिसारी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना, अभिसारी। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, ठीक है, यही ठीक उल्टा हो जाता है किसमें, लेंस में। यही हो जाएगा कि अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा, अपसारी कहा जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना है, बाकी उसमें क्या है, लेंस वाले में उल्टा कर देना। तो अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को
अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण का फोकल बिंदु वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकल बिंदु आभासी होता है। पीछे भी क्या ध्यान दिए थे कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल आभासी बनता है। ठीक, अवतल दर्पण का इस्तेमाल दूरबीन, मेकअप दर्पण और हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है हेडलाइट और रिवर व्यू वाला। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है ये। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल है ना सुरक्षा दर्पण, रियर व्यू मिरर जो कि गाड़ी के साइड मिरर में रहता है, और आउटडोर निगरानी प्रणालियों में किया जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि गाड़ी के साइड मिरर में यानी कि पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक दो प्रश्न दिखा देते हैं। जैसे देखिए, जो कि आपको काम आता है न्यूमेरिकल बनाने में भी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होती है। याद रखना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमेशा ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक, तो ये याद रखना है ना। और याद, अगर देखिए कभी पढ़े हैं याद है तो रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अगर कभी नहीं पढ़े हैं याद नहीं है तो इसको लिख लेना। ठीक है, एक बार फिर समझिए, इसको आपको नोट कर लेना कॉपी में कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है, तो वास्तविक और बड़ा ये पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है, और वास्तविक और छोटा भी पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या ध्यान रखना है कि पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक बड़ा और छोटा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरणों को दर्पण से परावर्तित होकर पर्दे पर एक विशेष बिंदु पर पड़ना होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कुछ और बातें आपको ध्यान रखना है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणों के अभिसरण तल पर स्थित होता है। सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। सिनेमा के पर्दे पर जो देखते हैं प्रतिबिंब वो वास्तविक होता है। कैमरे के डिटेक्टर, फिल्म या तो अन्य चीज़ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर याद रखना है क्या, आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से अभिसारी जैसे आएगा दिमाग में तुरंत आ जाना क्या, जो किरणें हैं एक बिंदु पर एकत्रित होती है। ठीक है, एक बिंदु पर एकत्रित होती है, ये अभिसारी कहलाता है। अपसारी में क्या होता है, वो फैलता है, अपसारी में फैलता है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस की बात हुआ तो अभिसारी लेंस हो जाएगा क्या, उत्तल लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, और यही उत्तल दर्पण क्या हो जाता है, अपसारी दर्पण हो जाता है। उत्तल लेंस अभिसारी और दर्पण में उल्टा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाता है अपसारी और उत्तल लेंस हो गया अभिसारी। यही चीज़ मेन चीज़ें समझने का है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या आसानी से बन जाएगा। तो अभिसारी जैसे बोला यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है, तो
ये किसके बराबर है, तो ये आवर्धन किसके बराबर है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटन में होता है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटन में वस्तु की ऊंचाई होती है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, क्या मालूम, देखिए प्रतिबिंब यहाँ क्या बोला, वस्तु का वास्तविक बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ना, तो आवर्धन माइनस में होगा, हमेशा ध्यान रखना है, रट जाना है। प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन का मान माइनस में होगा, प्रतिबिंब अगर आभासी है तो आवर्धन जो है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो आवर्धन ऋणात्मक, और प्रतिबिंब आभासी है ना, मतलब प्रतिबिंब या क्या बोला कि आवर्धन, मतलब प्रतिबिंब अगर आभासी है तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये क्या ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, तो इसका अब फॉर्मूला क्या आता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर, तो 30 बटे वस्तु की दूरी कितने दिया, 25, तो बटे में 25, इसको काट दीजिए, आंसर है ना, 5 से कटेगा, 5 छक 30, 25 25। अब यहाँ क्या बोला, वस्तु क्या प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक बना, तो ये क्या हो, ऋणात्मक में हो जाएगा आंसर, 6/5 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार है ना समझ लिए अच्छे से, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, देखिए उत्तल लेंस जो रहेगा इसको नोट कर लेना है ना, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस होता है ना, अभिसारी, और यही उत्तल दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण जो होगा वो अपसारी होगा, अपसारी दर्पण। ठीक है, और अवतल लेंस जो होगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस, और यही अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहलाएगा अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से समझिए, उत्तल लेंस अभिसारी, उत्तल दर्पण अपसारी, उत्तल लेंस अभिसारी और उत्तल दर्पण अपसारी, और अवतल लेंस अपसारी, अवतल लेंस अपसारी है ना, अवतल लेंस जो है वो अपसारी और अवतल दर्पण अभिसारी। ठीक है, तो एक याद रखना है। ठीक है, बाकी अब उसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो उत्तल दर्पण का याद रखना कि अभिसारी उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस अभिसारी और उत्तल दर्पण हो गया अपसारी। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, अपसारी, और अवतल दर्पण में हो जाएगा अभिसारी। ठीक है, तो एक याद रख लीजिएगा। ठीक है, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों याद करिएगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। एक याद रख लेना है, उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी होता है, उत्तल लेंस अभिसारी और उत्तल दर्पण अपसारी, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ठीक, समझ गए, इसको याद कर लेना, तो क्या कभी कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, आपको बताए थे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वो क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये ले लीजिए, ये ले लीजिए उभरा हुआ ये है ना, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ध्रुव ये हो गया P, इसके बीच की दूरी ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या कहलाता है ना, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, ये 2f के बराबर होता है ना, फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। ठीक, तो क्या बोला, इसकी फोकस दूरी f पदों में बताना है, तो f पदों में बताना है, तो f बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन f पदों में बताना है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, जो दूरी है वक्रता त्रिज्या को f के रूप में बताना है, तो f में क्या होगा, r बराबर 2f होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया। तो देखिए ये एरो ऐसे दिया हुआ है, ये आपतित हो गया।
ठीक है। यहाँ पर ये ए बी आपतित हो गया और ये इधर निर्गत हो गया, ठीक है, सी डी। तो ए बी और सी डी काफ़ी आसान है, आंसर क्या हो जाएगा, ए बी है आपतित और सी डी क्या है, निर्गत किरण है, ए बी और सी डी। ऑप्शन नंबर बी में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये क्या बोला, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या है ना, एक बल्ब जो लेते थे, जो बल्ब होता था, वो बल्ब से और या तो कोई शीशा से क्या करते थे, प्रकाश को है ना वो सूर्य के सामने रखते थे और नीचे कागज़ रख देते थे, तो उसमें क्या होता था, जल जाता था, ठीक है। ज़्यादा देर रखने के बाद क्या होता है, जल जाता था। तो वो क्या होता है, ऊर्जा या किरण जो होता है वो एकत्रित होते रहता था यहाँ, है ना। तो ये किस में होता है, एकत्रित किस में होता है, तो अभिसारी में होता है, ठीक है। अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, अभिसारी अभिसारी क्या हुआ, उत्तल लेंस हुआ, ठीक है। लेकिन यह दर्पण की बात है, तो दर्पण में हो जाएगा क्या, उत्तल अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होगा, अवतल दर्पण वो अभिसारी होगा। अभिसारी यानी केंद्र। अब दर्पण की बात किया तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु पर प्रकाश आएगा, किरणें आएगी तो वो जल जाता था, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण होना चाहिए और किस प्रकार का होना चाहिए, तो अभिसारी टाइप का होना चाहिए। अभिसारी, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर एकत्रित होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ए, ये वाला अवतल दर्पण वाला सही है और अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है, अभिसारी दर्पण होना चाहिए, ये वाला सही है। ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ए और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार के रिवर व्यू दर्पण के रूप में, यानी कि जो पीछे देखते हैं पश्च दृश्य के लिए किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयुक्त उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसमें 3 चीज़ें होती है। देखिए इसमें दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f, फिर 1/u प्लस 1/v। इसमें होता है वस्तु की दूरी, ये u होता है, और ये v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये f हो गया फोकस दूरी। तो इसमें पूछा प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी कि v पूछा जा रहा है ना। तो v निकालना है, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/f में ये वाला इधर घटा देंगे, है ना। तो यानी कि 1/v बराबर निकालना है हमको, तो 1/f माइनस हो जाएगा 1/u, ठीक है। अब इसमें बैठा देंगे मान। अब चलिए बैठाते हैं। देखिए अब इसमें देखना है कि u क्या है और f क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो v निकालना है, तो चलिए देखते हैं u क्या, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, यानी कि f दे दिया है आपका 2 मीटर, और वस्तु की स्थिति जो है, ये अस्थित जो है, कोई बस अस्थित है, यानी कि u बराबर दे दिया क्या, 3 मीटर। लेकिन ये होगा माइनस में, क्यों मालूम, कि अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो अब यहाँ पर बैठाएंगे 1/v बराबर निकाले थे हम लोग, 1/v बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी 1/2 है, और माइनस में हुआ था 1/u, है ना। तो माइनस में 1/u करेंगे, लेकिन यहाँ u माइनस में पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3 दूनी 6, और ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है, 5/6। तो 1/v बराबर आया, ये v बराबर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, तो v बराबर 6/5, और 6/5 को जब काटेंगे क्या होगा, 5 1 ये 5, और 5 दूनी 10, 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर होगा। और ये पीछे होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी 1.2 मीटर दर्पण के पीछे बनेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेन चीज़ें याद रखना था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आज 2 पॉइंट्स याद रखना, क्या, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फिक्स याद रखना है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होगा, तो ये 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को
पृथक यानी अलग करने वाले इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है कि किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। ये वाला सही है, ठीक है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। फिर आगे क्या लिखा है कि किसी वस्तु के लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये गलत है, क्योंकि इसका क्या होता है, जिसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या अनंत पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर है, तो ये सही है। फिर क्या लिखा, किसी लेंस का दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी पर है। ये गलत है, यानी कि अनंत वाला सिर्फ सही है ना, जिसका प्रतिबिंब अनंत पर हो, जिसका प्रतिबिंब अनंत हो, यानी ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। ए और सी किस ऑप्शन में? ए और सी ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित की एक प्रकाश की किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? तो माध्यम बी के संबंध में है ना, माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, ये अपवर्तनांक मतलब हो जाता है क्या, साइन ए। माध्यम बी के संबंध में बोला था, नीचे हो जाएगा साइन बी, ठीक है। ये अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ए का मान दिया हुआ है 45 डिग्री और बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आता है 1/√2, और नीचे क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/2। अब ये वाला क्या है, इधर ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब 2 को इससे √2 से काटेंगे 2 को, तो √2 आएगा, तो क्या √2 आंसर इसका हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगा। तो ये क्या होता है, देखिए, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी ये फोकस दूरी के बराबर होगा, है ना, एफ के बराबर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वाई क्या है, तो धनात्मक किसका होता है, फोकस दूरी। तो आपको पीछे भी बताए थे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये पूछा धनात्मक होती है, तो ये क्या आ जाएगा, उत्तल में चला जाएगा। तो उत्तल कहाँ है, तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यानी कि जहाँ अवतल रहेगा वो आंसर होगा नहीं, जहाँ अवतल दिया हुआ है वो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये क्या ऋणात्मक है, ठीक है। तो ऋणात्मक जब भी होगा, देखिए ये क्या आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है यानी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दो चीज़ें पॉइंट यहाँ पर लिखना है कि आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो वस्तु क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अगर आवर्धन धनात्मक है तो वस्तु आभासी और सीधा होगा, ठीक है। याद रख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ये सब है, पॉइंट्स याद रखना है। आभासी और सीधा होगा जब आवर्धन क्या है, धनात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, है ना, वास्तविक और उल्टा होगा। तो जैसे यहाँ देखें क्या ऋणात्मक है, आप ऑप्शन में देखेंगे क्या वास्तविक और उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो वास्तविक और उल्टा कहाँ है, वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वास्तविक उल्टा और छोटा होगा, ठीक है। तो दो पॉइंट्स याद रखना आपको, आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, आवर्धन अगर धनात्मक है तो आभासी और सीधा होगा। यानी कि यहाँ पर अगर धनात्मक रहता है ना +0.5 तो वो क्या हो जाता है, आभासी और सीधा हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आभासी वाला आंसर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं
किसी गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो अभिलंब के रूप में कार्य करती है कौन से मालूम? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये करती है, और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो 1 और 2 कहाँ है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्यों? तो ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वे कम प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, इसका ये होगा आंसर कि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में ये कार्य करते हैं ग्रह, इसलिए वो नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, टिमटिमाते में एक क्वेश्चन क्या आता है कि तारों का टिमटिमाना है ना, तारा टिमटिमाता है, तो तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन ही के कारण ही जो बाल्टी में रखी हुई छड़ है, जो उठा हुआ या तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो अपवर्तन के कारण होता है। बाल्टी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, वो अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यही सब क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहता है। अब जैसे कि पूछ देगा आपको सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश का जो सूर्य का लाल दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, तारों का टिमटिमाना जो है अपवर्तन के कारण है, इसको याद हमेशा हमेशा के लिए रख ले, कन्फ्यूजन भी ना हो। तो कैसे रखेगा? देखिए, तारों का टिमटिमाना यानी कि टिमटिमाना, ये रिलेट करिए इसको अप डाउन से। अप डाउन अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा? एक अपसारी लेंस है ना, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, और अपसारी जो कि अवतल लेंस हो गया, और अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है। ठीक है, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, तो इसकी क्षमता पूछा, तो क्षमता बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है 1/f यानी कि 1/, फोकस दूरी, और ये होता है मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो फोकस दूरी हो जाएगा 1/, फोकस दूरी, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं पहले। तो 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे क्या? 100 से भागा देंगे, तो यानी कि 1/2। ठीक है, तो डायोप्टर यहाँ पर क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? 1/, फोकस दूरी क्या है? 1/2, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक है, तो 2 डायोप्टर इसकी क्षमता निकलेगी। ठीक है, लेकिन लेंस की क्षमता जो होता है ना, अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी क्या बताए थे? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो यहाँ अवतल लेंस की बात है। ठीक है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या ऋणात्मक हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा? माइनस वाला होगा। 2D तो आया, लेकिन कौन सा आएगा? ऋणात्मक वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन ये याद रखना है यहाँ पर कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट है, 2 पारदर्शी माध्यमों में ए और बी में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। ए में दिया हुआ इतना 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बी में दिया हुआ है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए, किसी के सापेक्ष लिखते हैं तो माध्यम उसके क्या लिखते हैं? नीचे। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, तो ये अपवर्तनांक पूछा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया क्या हुआ है? प्रकाश की चाल दिया हुआ है। तो प्रकाश की चाल क्या होता है? अपवर्तनांक एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये तो निकालना हमको, लेकिन यहाँ पर अपवर्तनांक दिया हुआ रहता है तो ए और बी का लिख देते हैं, लेकिन दिया हुआ चाल का, तो चाल का क्या है? तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे किसका? ए का नहीं लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, बी का चाल लिखेंगे। बी का चाल कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे लिखेंगे ए का दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसमें क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल जो होता है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस वस्तु का, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला इससे सोल्व कर लेना इस तरह से। अब इसको क्या 10⁸ से 10⁸ ये कट गया, अब बचा यहाँ ऊपर में क्या 2.25। अब 2.25 को में से ये दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर रहेगा 225 और नीचे क्या हो जाएगा 2 पर 2 शून्य यानी कि 200। अब इसको काटिए, 25 से कटेगा, 25 नमा 225 और 25 हटे 225 200, तो 9/8 आया। इसको काटिएगा
तो 8 इकाइयाँ 8, फिर बचेगा 1, तो फिर कटेगा 8 इकाइयाँ 8, फिर बचेगा 2, यानी कि 8 दूनी 16 और ये 8 पंचे 40। इस तरह से 1.125 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो देखिए इसमें इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाना है कि प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब पूछा क्या है कि एक पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा। तो इससे क्या करना है, भागा दे देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव से यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो 15 से काट देगा, 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसमें क्या होता है, देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है c/v। c क्या हो गया, यहाँ पर प्रकाश की गति, और v हो गया किसी पदार्थ में प्रकाश का वेग। ठीक है, किसी पदार्थ में प्रकाश का वेग हो गया, तो इसमें क्या है, प्रकाश के किसी पदार्थ उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है, तो भी इधर कर देंगे, यानी कि बटा में एन आ जाएगा, c/n हो जाएगा v बराबर। ठीक है, तो c प्रकाश की चाल हो गया निर्वात में, और नीचे जो अपवर्तनांक दिया हुआ है माध्यम में वो हो जाएगा नीचे, यानी 1.1.5 दिया हुआ था, तो ये दे दिए थे, तो आंसर ये वाला निकल गया था। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जान लेना है प्रकाश के बारे में। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है और बार बार एग्जामों में रिपीट भी होता है। ठीक है, जैसे प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो निर्वात में होता है। प्रकाश का जो वेग है सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। याद रखना, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अच्छा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे रखना है, थोड़ा सा रिलेट करना है। क्या, प्रकाश से अनुप्रस्थ, इसको रिलेट करिए प्रकाश प्रस्थ यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि आप जैसे प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो ऑप्शन में रहेगा अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो आपको दिमाग में आ जाएगा प्रकाश प्रस्थ वाला यानी अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। और प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में अधिकतम होता है, जबकि ध्वनि की चाल जो होता है वो ठोस में अधिकतम होता है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, जबकि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है, तभी तो सूर्य से यहाँ प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आ जाती है। ठीक है, वो निर्वात होते हुए वो गमन करती है, लेकिन ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में ध्वनि की गति। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को लेंस से 2f यानी कि फोकस दूरी के दोगुने की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो आवर्धन जो होगा वो -1 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 5D यानी 5D क्षमता वाले उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए क्षमता और फोकस दूरी में क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, D = 1/f होता है। तो फोकस दूरी बोला तो f यहाँ कर देंगे और d इधर कर देंगे, 1/d हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दोनों का संयोजन d निकालते हैं, यानी कि क्षमता निकालते हैं दोनों का। तो ये क्या है, उत्तल लेंस में 5D, तो 5D जो है, तो ये उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में जो क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, तो ये 5D हो गया, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। ये ऋणात्मक हो गया, 5 में से 3 घट गया, 2, है ना, तो 2D हो गया। अब बोला क्या, फोकस दूरी, तो यहाँ पर फोकस दूरी 1/d कर देंगे, तो 1/2 मीटर हो गया। अब इसको क्या ऑप्शन में क्या आंसर क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में इसको बदल दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो कितना 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्षमता जो हमेशा जो निकलती है D =
1/f जो फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो 100 से गुना कर दिए तो 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, इसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखते हैं चित्र में, है ना। तो ए बी क्या है, इसमें एक उत्तल दर्पण पर आपतित किरण है, तो परावर्तित किरण क्या होगा? तो ये 0 ही डिग्री होगा ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश बीच का कोण है, तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण बीच का कोण है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण जो होता है वो आपतित किरण और निर्गत किरण बीच का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? तो ये देखिए, आप बचपन से पढ़े आए हुए हैं और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, पहले भी पूछा गया था, अभी 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया, दिसंबर 2024 में जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है इससे एक नहीं बल्कि कई शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और वो कैसे कैसे पूछा गया था, जैसे एक बार ये पूछ लिया गया था किस रंग का अधिकतम विचलन होता है, तो आपको याद रखना था क्या, ये वाला VIBGYOR। तो किस रंग का, एक बार पूछ लिया किस रंग का अधिक विचलन होगा, तो सबसे अधिक होगा ये बैगनी, है ना, वायलेट। तो इधर सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इधर सबसे कम होता है ना, अधिक से कम। ठीक है, तो सबसे अधिक हो गया। अगर एक बार क्या किया, बोला कि इसमें से किसका सबसे अधिक विचलन होगा। अब ऑप्शन में ये तीनों है ही नहीं। ठीक है, अब बताइए, 4 ऑप्शन दे देते, किसका सबसे अधिक विचलन होगा, तो यहाँ ग्रीन का हो जाएगा, हरा का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और एक बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से किसका सबसे कम विचलन होता है, उसमें क्या हुआ, लाल सबसे कम होता है विचलन, और यहाँ ऑरेंज सबसे कम हो गया यहाँ। इसके बाद अगर ये दोनों ऑप्शन में था ही नहीं, आंसर क्या हुआ, पीला हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक जो होता है वायलेट का होता है, VIBGYOR, ये सातों रंगों का विचलन आपको याद रखना है। सबसे अधिक हो गया वायलेट का, बैगनी का, सबसे कम हो गया लाल का। तो वहाँ पर देखना है आपको, ये वाला चीज़ें याद रखेंगे ना, तो वहाँ पर देखना है ऑप्शन में लाल है तो सबसे कम अगर पूछा विचलन किसका हो तो लाल आंसर कर देंगे। अगर लाल नहीं है तो फिर आपको इधर से देखना है कि नारंगी है क्या, पीला है क्या, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है सबसे कम वाले में। और सबसे अधिक वाले में अधिक विचलन किसका होता है, तो अगर ये वाला है वायलेट, बैगनी है तो आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ ऑप्शन में बैगनी है क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, विचलन पूछे या तो क्या प्रकीर्णन पूछे, वही चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का, सबसे कम लाल का। इसका ठीक अपोजिट होता है क्या, तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी का, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होगा लाल रंग का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी का परिमाण यानी कि F बराबर दे दिया आपको 20, फिर उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि V का मान दे दिया कितना, आपको 60 दे दिया है। ठीक है, और ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। तो वस्तु की दूरी यानी कि U का मान पूछा है, तो आपको दर्पण का फॉर्मूला याद ही है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है, तो निकालना क्या, वस्तु की दूरी यानी कि U निकालना है। तो U निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, तो U निकालना है तो ये वाला इधर घटा देंगे, तो 1/U बराबर क्या हो जाएगा, 1/F माइनस 1/V। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/F, तो F क्या होगा, तो F जो होगा वो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या बताएं कि फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/F जो होगा माइनस में हो जाएगा 20, और यहाँ माइनस में तो ये है ही 1/V, और फिर ये क्या है, बस दूरी जो है प्रतिबिंब वो भी माइनस में होगा यानी कि -1/60। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/60
60 जो होगा, और ये माइनस में होगा 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर एक बार फिर से लिख देते हैं। अब फाइनल क्या आ गया, 1/60 माइनस में 1/20। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो एलसीएम नीचे का आएगा 60, 60 कहीं 60। अब 20 तिया 60 यानी 1 तिया 3, यानी 1 में से 3 गया, क्या हो जाएगा -2/60। तो यह निकल गया क्या, -1/30, है ना। -1/30 निकला क्या, 1/u बराबर। तो इसको उलट देंगे, है ना, u बराबर निकालना है तो u उलट देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। अब -30 कहाँ पर है, ऑप्शन देखते हैं। -30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा और ये कंटिन्यू आपको रखना है ये सीरीज़, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, ये कंटिन्यू रखना है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि इस पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर है विजया रहाटकर, है ना, विजया रहाटकर है। आज का क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।